नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अब्दुल सत्तार और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रथ विद अब्दुल। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचती रहे। रात के तकरीबन 8 बज चुके हैं और कहानियों का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। आज हम आपके साथ एक ऐसी कहानी, एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी सच्ची घटना हम आपके साथ साझा करेंगे कि जब ये आप कहानी सुनेंगे, आप ये स्टोरी सुनेंगे तो वाक़ई इतनी हैरत अंगेज़ ऐसी कहानी शायद आपने पहले कभी सुनी हो। एक ऐसी कहानी कि जब एक कातिल के लिए इस मुल्क की हज़ारों लड़कियाँ सज संवर कर मेकअप करके उसकी एक झलक देखने के लिए अदालत में जाया करती थी। जिस एक ऐसे शख्स के लिए जिसने कत्ल किया था और उसके लिए हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को भी स्टेटमेंट देनी पड़ी थी और वो भी खुद मीडिया को फेस करने के लिए आगे आए थे। एक ऐसा हिंदुस्तान का वाहिद कत्ल जिसके लिए जोरी बिठाई गई थी। ज्योरी बोलते हैं यानी जैसे आजकल जो समाज में जो अच्छे लोग होते हैं, जिसको पीस कमेटी भी बोल देते हैं, जो आपस में जिनकी समाज में जिनकी बात मानी जाती हो, ऐसे लोगों की भी एक कमेटी अदालत में बनाई गई थी और शायद हिंदुस्तान की तारीख में ये आखिरी बार और पहली बार हुआ होगा। एक ऐसी कहानी, ऐसे शख्स की कहानी कि जिसको हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई और उसी सज़ा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, लेकिन महाराष्ट्र की गवर्नर विजय लक्ष्मी पंडित ने उनको बाइज्जत बरी कराया और उसको माफ कर दिया। कहानी बड़ी अजीब है, कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि जब आप ये कहानी सुनेंगे तो वाकई आप इस कहानी को सुनते चले जाएंगे। बात 1948 से शुरू होती है। हिंदुस्तान मुंबई के रहने वाले मानकशा नानावती इंग्लैंड में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। अच्छे रसूखदार, इज्जतदार फैमिली से थे और चूंकि इंग्लैंड में पढ़ने गए थे तो ज़ाहिर है वहाँ साथ में लड़कियाँ भी पढ़ती थी और ये चीज़ें होती थी वहाँ पे। तो जैसे ही वो मुंबई में उनकी तालीम ख़त्म होने का जो साल था, पढ़ाई की कंप्लीट होने का जो साल था वो 1949 था। 1948 में गए और ना 1948 से पहले गए, लेकिन वहाँ रह रहे थे और इसी दौरान उन्हें एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम होता है सिल्विया। सिल्विया से उनकी दोस्ती होती है और ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। 1949 में सिल्विया और मानकशा नानावती दोनों की तालीम पढ़ाई जो है वो कंप्लीट होनी थी। दोनों अपने पढ़ाई कंप्लीट करके मुंबई लौटते हैं और मानकशा नानावती और सिल्विया फैमिली की रजामंदी के साथ 1949 में शादी कर लेते हैं। प्यार की शादी थी, मोहब्बत की शादी थी। तो बहुत शुरुआती दिन बड़े अच्छे इनके गुजरते जा रहे थे। वक्त गुजरने के साथ साथ 3 बच्चे हो जाते हैं इनके पास, 2 बेटे 1 बेटी। इनकी ज़िंदगी और मज़ीद खूबसूरत हो गई थी। जैसे ही मानकशा नानावती इस मुल्क में आए और यहाँ के हिंदुस्तान में उन्होंने शादी की, तो शादी के बाद वो नेवी ज्वाइन कर लेते हैं। 6 फुट उनका कद था, खूबसूरत थे, लंबे चौड़े, बढ़िया, ज़बरदस्त। तो वो नेवी ज्वाइन कर लेते हैं और नेवी ज्वाइन करने के बाद वो लेफ्टिनेंट कमांडर जो है वो ज्वाइन होते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरती के साथ गुजर रही थी। 3 बच्चे हो गए, 2 बेटे हो गए, 1 बेटी हो गई और ज़िंदगी की जो खुशियाँ थी, पैसा था, आसाइशें थी, वो सारी उनको मुहैया थी। अब मानकशा नानावती चूँकि बड़े रसूखदार थी, इज़्ज़त थी, तो शहर के जो बड़े रसूखदार लोग थे, उनमें भी उनको उठना-बैठना था। तो प्रेम आहूजा नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन था मुंबई में। उसके साथ भी मानकशा नानावती की दोस्ती थी, घर में आना-जाना था, सारी चीज़ें थी, फैमिली रिलेशन थे आपस में, उनका उनके घर आना, उनका उनके घर आना-जाना, ये चीज़ें चलती ही हैं जब किसी के साथ ताल्लुकदारी होती है। तो मानकशा नानावती चूँकि सर्विस पे ज़्यादा रहते थे, घर कम आना-जाना उनका होता था, तो वो सर्विस पे थे। इस दौरान जो प्रेम आहूजा होता है, उनका मानकशा नानावती के घर लगातार आना-जाना शुरू हो जाता है। और इस दौरान ये होता है कि मानकशा नानावती की जो बीवी सिल्विया होती है, उस उनकी और प्रेम आहूजा की दोस्ती शुरू हो जाती है। और प्रेम आहूजा उनको कहते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। शुरू-शुरू में तो सिल्विया उनको शायद पसंद ना करती हो, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो भी उनको पसंद करने लगती है। और फिर वक़्त गुज़रने के साथ-साथ सिल्विया का जो रवैया है, वो मानकशा नानावती के लिए बदलना शुरू हो जाता है। और इसी तरह 10 साल गुज़र जाते हैं, 1959 आ जाता है। 18 अप्रैल 1959 को एक लंबी ड्यूटी के बाद मानकशा नानावती
अपने घर वापस लौटते हैं। बच्चों से शुरू पहले ही बातचीत हो चुकी थी कि आऊँगा तो फिर मूवी देखने जाएँगे, घूमेंगे, मुंबई में कुछ चीज़ें देखेंगे। बच्चे चूँकि छोटे थे, तो मानकशा नानावती जब घर आते हैं तो वो देखते हैं कि सिल्विया को जो रवैया है वो बिल्कुल बदला हुआ है। सिल्विया उनसे बात ही करना नहीं चाहती, उनके पास बैठना नहीं चाहती। अब उनका बदलता हुआ रवैया मानकशा नानावती को परेशान कर रहा था। अब वो सोच रहे थे कि हम दोनों आपस में बातचीत करें, बैठें, उठें, घूमें-फिरें तो शायद हमारे रिश्ते दोबारा नॉर्मल हो जाएँ। लेकिन जैसे ही वो सिल्विया के पास आने की कोशिश करते थे, तो सिल्विया और ज़्यादा भड़क जाती थी और ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती थी। अब मानकशा नानावती के पास बहुत कम रास्ते ऐसे बचे थे या उनको लगता था कि शायद ये नॉर्मल हो जाए, तो वो उससे खुल के बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तू मुझसे मोहब्बत नहीं करती या हमारे दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो पहले जैसे नहीं हो सकते। इस पे सिल्विया खामोश हो जाती है। फिर मानकशा नानावती को चूँकि पता ही था इस बारे में, मानकशा नानावती उसके सामने नाम लेते हैं कि क्या प्रेम आहूजा को तुम पसंद करती हो? इस पे वो खामोश हो जाती है और उनकी खामोशी चूँकि हाँ ही थी। अब मानकशा नानावती उससे पूछते हैं कि क्या वो तुझे और हमारे बच्चों को खुश रख पाएगा या वो बच्चों को भी कबूल करेगा? तो इस पे वो कहती है कि इसका तो मुझे नहीं पता, वो मुझसे शादी करेगा, नहीं करेगा, लेकिन हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ। अब ये बात मानकशा नानावती को बहुत ज़्यादा हर्ट करने लगी थी, परेशान करने लगी थी। मानकशा नानावती चूँकि बच्चों को मूवी दिखाना चाहते थे, वो 27 अप्रैल 1959 को सिनेमा हॉल के 4 टिकट लेते हैं कि बच्चों को मूवी दिखाने जाएँगे। 3 बच्चे और एक उनकी बीवी सिल्विया। अब वो यहाँ से 3 टिकट लेके वो मेट्रो सिनेमा हॉल है एक मुंबई में, वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं अपनी गाड़ी से। जैसे ही वो सिनेमा हॉल के सामने जाते हैं तो वो सिल्विया को कहते हैं कि मुझे किसी काम से थोड़ा-सा जाना है। आप तुम जो है वो बच्चों को मूवी दिखाओ और वापसी में मैं दोबारा तुम्हें पिक कर लूँगा। अब बच्चे और सिल्विया चूँकि मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल में अंदर चले जाते हैं और फिर मानकशा नानावती यहाँ से सीधे जाते हैं, जो नेवल बेस का ऑफ़िस है मुंबई में, वहाँ जाते हैं। चूँकि वो सर्विस से जैसे ही लौटे थे, तो उन्होंने जो उनकी सर्विस रिवॉल्वर थी, वो हेडक्वार्टर में जमा करानी होती है, तो वहाँ जमा कराई हुई थी। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जाके उनको क्लर्क मिलता है और क्लर्क को कहते हैं कि मुझे किसी मिशन पे जाना है और मेरी जो सर्विस रिवॉल्वर है, वो मुझे सौंप दी जाए। क्योंकि किसी भी वक़्त इनको मिशन पे जाना पड़ जाता है, काम पड़ जाता है, तो क्लर्क फ़ौरी तौर पे उनको रिवॉल्वर देते हैं, एक लिफ़ाफ़े में पैक करके और 6 गोलियाँ दे देते हैं उनको। वो वहाँ से नेवल बेस ऑफ़िस से अपनी सर्विस रिवॉल्वर और 6 गोलियों के साथ अपनी गाड़ी लेकर मालाबार हिल्स की तरफ निकल पड़ते हैं मानकशा नानावती। मालाबार हिल्स में जीवन ज्योति नाम की एक बिल्डिंग है जिसके अपार्टमेंट में प्रेम आहूजा का घर है। प्रेम आहूजा के घर पहुँचते हैं, उसका गार्ड सामने होता है, उसे कहते हैं पूछते हैं कि प्रेम आहूजा घर पे हैं? वो बताता है कि घर पे ही हैं। दाखिल हो जाते हैं घर में, नीचे सिस्टर होती है, उससे पूछते हैं, बताती है कि प्रेम आहूजा ऊपर हैं। जैसे ही उसके कमरे में घुसते हैं तो देखते हैं कि प्रेम आहूजा फ़ौरी बाथरूम से निकला था, शीशे के सामने खड़ा हुआ था और उसने तौलिया उसने लगा रखा था और जैसे ही ये दोनों खड़े होते हैं, दोनों के दरमियान शायद थोड़ी बहुत बातचीत होती है और 2 या 3 मिनट गुज़रते हैं कि नीचे के पोर्शन तक गोलियाँ चलने की आवाज़ आती है। जैसे ही लोग ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, प्रेम आहूजा की जो सिस्टर है या उसके जो गार्ड्स वग़ैरह हैं, तो ये नीचे आते हुए दिखाई देते हैं मानकशा नानावती और ये जाते हुए सिर्फ़ एक लाइन बोलते हैं जो इसकी सिस्टर होती है या इनके जो गार्ड्स होते हैं उनको कि मैं सरेंडर करने के लिए थाने जा रहा हूँ। जो वहाँ पे लोकल थाना होता है, ये फ़ौरी तौर पे वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले जो इनके बॉस होते हैं, नेवी के जो बड़े ऑफ़िसर्स होते हैं, उनको ये ज़रूर एक बार इत्तिला कर देते हैं कि मैंने किसी एक शख़्स को प्रेम आहूजा को गोली मार दी है। तो वो भी जो ऑफ़िसर्स हैं, वो उनको फ़ौरी तौर पे ये हिदायत देते हैं कि अब आप सरेंडर कर दो, फ़ौरी तौर पे थाने पे चले जाओ। तो जैसे ही ये थाने पहुँचते हैं, लोकल थाने, वहाँ पे जो इंस्पेक्टर होते हैं, उनका नाम होता है लोबो। ये जैसे ही जाते हैं तो वही इनके पास इन्होंने अपनी नेवी वाली वर्दी पहनी होती है, लेफ्टिनेंट कमांडर हैं। तो ज़ाहिर है जो थाने वाले होते हैं या प्रशासनिक लोग होते हैं वो अ, सही रवैया करते हैं इनके लिए, तो ये फ़ौरी तौर पे वहाँ जाके बताते हैं कि मैंने एक शख़्स का कत्ल कर दिया। नहीं, कत्ल नहीं, ये कहते हैं कि मैंने किसी शख़्स को गोली मार दी। तो फ़ौरी तौर पे जो एसएचओ बताते हैं कि जिसको आपने गोली मारी है, वो उसकी डेथ हो गई है।
तो ये थोड़ा-सा घबरा जाते हैं। तो एसएचओ जो होता है, वो इनको पूछता है कि आप चाय लेंगे? फिर ये कहते हैं कि नहीं मैं चाय नहीं लूँगा, मुझे आप पानी दे दें। थोड़ा-सा पानी पीते हैं और फिर मामला फ़ौरी तौर पे हाइलाइट्स हो जाता है। चूँकि हाई प्रोफ़ाइल मामला था, एक बड़े बिज़नेसमैन का कत्ल था और जिसने कत्ल किया था वो भी एक नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर थे। तो मामला बढ़ता चला जाता है और फिर इस पे थोड़े-से हंगामे भी शुरू में बर्पा होते हैं। लेकिन ये जो ट्रायल है, इसका ट्रायल शुरू होने में भी थोड़ा-सा टाइम जो है वो लग जाता है। इस दौरान इनको कस्टडी मिल जाती है और ये वहाँ रहने लग जाते हैं। तो जब ये इनको कस्टडी जब इनको मिल चुकी होती है, तो इस दौरान इनको 2 या 3 से बार अदालत जाना होता है। तो अदालत में चूँकि हंगामा बर्पा हो गया था, जो लोग थे वो नानावती के हक में खड़े हो गए थे, बात बाहर फैल गई थी। तो अदालत में जो इनके जो वकील थे, वो बताते हैं कि ये जो है गैर इरादतन हत्या हुई है, इनका हत्या करने का इनका कोई इरादा नहीं था और उसके लिए बताते हैं कि मेरे जो मुवक्किल हैं, वो प्रेम आहूजा के घर सिर्फ़ ये पूछने गए थे कि अगर तुम मेरी बीवी को पसंद करते हो, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो इसके जवाब में प्रेम आहूजा ने कहा था कि क्या मैं जिसके साथ सोता हूँ या सोऊँगा, क्या मैं उनसे शादी कर लूँगा? तो लोग कहते हैं कि प्रेम आहूजा जो है वो अय्याश किस्म का एक बिज़नेसमैन था जो बहुत सारी लड़कियों, बहुत सारी औरतों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करता था और इस बात का मानकशा नानावती को पता चल चुका था। तो मानकशा नानावती इस बात तो जो दूसरी तरफ का जो वकील होता है, वो कहता है कि अगर ये गैर इरादतन हत्या हुई है, तो फिर जो सर्विस रिवाल्वर है वो क्यों इश्यू कराया गया है? सर्विस रिवाल्वर उसी दिन इश्यू हुआ, उसी दिन गोली चल गई, तो फिर ये बिल्कुल इरादे के साथ और बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ हत्या हुई है। इसके जवाब में जो उनके जो वकील होते हैं या मानकशा नानावती ये बात भी कहते हैं कि मैं इसलिए सर्विस रिवाल्वर लेके गया था कि अगर प्रेम आहूजा इस बात के लिए हामी भर देता कि हाँ, मैं शादी कर लूँगा सिल्विया से, तो फिर मैं सिल्विया के बगैर नहीं रह सकता था और मैं फिर खुद को गोली मार लेता। लेकिन मैं वहाँ गया और मैंने जब उससे बात की, थोड़ी बहुत हमारे दरमियान छीना-झपटी हुई, मेरी रिवाल्वर नीचे गिरी और उसने छीनने की कोशिश की, तो इस दरमियान गोली चली और फिर गोली उसको लगने से वो नीचे गिर गया और फिर मतलब कत्ल हो गया। लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक ये प्रोसेस चलता रहता है, अदालती कार्रवाइयाँ इसमें होती हैं। लेकिन जब हंगामा एक तरीके से बर्पा हो जाता है, बहुत सारे जो अखबार हैं जो बिल्कुल पूरे तरीके से मानक शाह नानावती को हीरो बनाकर पेश करते हैं और वो मानक शाह नानावती को छुड़वाने के लिए एक मुहिम जो है महाराष्ट्र के अलावा पूरे जो मुल्क में चल जाती है। लेकिन जैसे ही वक़्त गुज़रता है तो फिर ये कम्युनिटी की एक लड़ाई हो जाती है। मानक शाह नानावती पारसी थे और जिनका ये कत्ल हुआ था प्रेम आहूजा, ये सिंधी थे। अब जब 2 कम्युनिटियों के दरमियान बात आती है तो फिर इसमें वक़्त गुज़रने के साथ-साथ एक जोरी मेंबर हुआ करते थे पहले। जैसे मैंने बताया था कि पीस कमेटी, तो हाई कोर्ट जो सिविल कोर्ट होते हैं, सिविल कोर्ट में एक जोरी बैठती है, उसमें 9 मेंबर होते हैं जो जिसमें तमाम कम्युनिटी के सुलझे हुए लोग होते हैं, लोग जिनकी बात पे ट्रस्ट करते हैं, यकीन करते हैं, जो ईमानदार लोग होते हैं, जो किसी भी बात के फैसले पे उस वक़्त जाते हैं जब उनको लगता है कि हाँ, ये चीज़ें सही हैं। तो जब जोरी बिठाई जाती है, फैसला यहाँ भी जो जज है उनको देना था, लेकिन ज्यूरी की एक मजबूत राय पेश होनी थी। तो वक्त गुजरने के साथ साथ 3 से 4 महीने गुजर जाते हैं और फिर ज्यूरी एक फैसला लेती है कि मानक शाह नानावती को छोड़ दिया जाए, बरी कर दिया जाए। क्योंकि उन्होंने जो ये कत्ल किया था, ये अपनी बीवी की मोहब्बत में कत्ल किया था और गैर इरादतन ये हत्या थी। वो गए और उन्होंने बात की और वो थोड़ा सा आगे से उन्होंने इस अंदाज में बात की कि मैं जिनके साथ सोऊंगा क्या उसी के साथ शादी कर लूंगा। तो वो तैश में उन्होंने गोली चलाई तो कत्ल हो गया। लेकिन जो इस अदालत के जज थे, वो इस बात के लिए बोलते हैं कि किसी के कत्ल का मामला है, किसी की जान गई है, तो फिर ज्यूरी की भी जो बातें हैं, उनको वो नहीं मानते और फिर वो इसको बॉम्बे जो हाई कोर्ट है, वहाँ रेफ़र कर देते हैं। फिर वहाँ पे ट्रायल शुरू हो जाता है, वकील जाते हैं और सारी की सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ जाने से पहले एक चीज़ और जो है इसमें हो जाती है कि जो इसकी बहन होती है प्रेम आहूजा की, वो सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट को वो एक लेटर लिखती है और वो हाई कोर्ट को कहती है कि अगर मानक शाह नानावती को बरी कर दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो कोई मसला ही नहीं रहा था इसमें। लेकिन फिर भी हाई कोर्ट के पास जो सबूत और शवाहिद होते हैं, उनके ज़रिए से हाई कोर्ट जो है इसमें उनको उम्र कैद की सज़ा सुना देता है मानक शाह नानावती को।
ये शायद 1961 की बात है, तकरीबन 2 साल इस ट्रायल में लग गया और फिर उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। फिर क्या होता है कि इसमें विजय लक्ष्मी पंडित, जो जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे, ये उनकी बहन थी और ये उस वक़्त मुंबई की गवर्नर थी। ये चूँकि पूरी तरीके से मानेकशॉ नानावती के हक़ में थी और ये उसको माफ़ करना भी चाहती थी और गवर्नर को शायद उस टाइम पे हक़ भी हुआ करता था कि वो किसी भी कातिल को शायद माफ़ कर देते, या अब भी होता है, इस बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन ये कहती हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएँगे, फिर सुप्रीम कोर्ट भी इस पे 2-3 सुनवाइयों के बाद ही सुप्रीम कोर्ट भी जो हाई कोर्ट का जो फैसला होता है उसी को जारी रखता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये गैर इरादतन हत्या नहीं है, कि जो सर्विस रिवाल्वर है वो उसी डेट में इशू कराया और उसी डेट में कत्ल कर दिया गया। और अगर ये मतलब गैर इरादतन हत्या होती तो फिर तो उस रोज़ रिवाल्वर ना इशू कराया जाता, तो ये बिल्कुल पूरी प्लान के साथ हत्या हो और वो भी उम्र कैद की सज़ा जो इनको सुना देता है। लेकिन तो इस दौरान होता ये है कि जब उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है तो मुंबई में एहतजाज शुरू हो जाते हैं, लोग प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पे उतर आते हैं कि मानेकशॉ नानावती के साथ जो है वो ज़्यादती हुई है। जब तमाम लोग 90% जो आम पब्लिक है वो उनके साथ खड़ी है तो फिर उनको सज़ा क्यों सुनाई गई है? जब उसकी सिस्टर जिसका कत्ल हुआ है वो भी उसको माफ़ करने के लिए आगे आई है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों मतलब सज़ा देना चाहता है। लेकिन जो सिंधी कम्युनिटी थी वो ज़रूर उनके पीछे लगी हुई थी और कम्युनिटी के जो लोग थे, चंद जो बड़े थे, वो उनको ज़रूर उम्र कैद की सज़ा दिलाना चाहते थे और वो इस बात के लिए खुश थे। लेकिन फिर होता ये है कि भाई प्रताप सिंह ये जो सिंधी कम्युनिटी के थे और ये फ्रीडम फाइटर भी थे। ये इनको गिरफ्तार कर लेती है पुलिस नाजायज़ असले के लिए, या फिर कोई लाइसेंस की कोई प्रॉब्लम थी, ये इनके पास कोई रिवाल्वर असला था और वो लाइसेंस ही नहीं था और ये कहीं गोली चला देते हैं, इनको गिरफ्तार कर लेते हैं। ये सिंधी थे। अब इनकी भी अपनी जो कम्युनिटी है उसमें बड़ी अप्रोच थी। लोग इनके बड़े दीवाने थे फ्रीडम फाइटर होने के नाते भी, और फिर इनकी उम्र भी अच्छी खासी हो गई थी। यहाँ पे जो कम्युनिटी है दोनों, जो पारसी हैं और सिंधी हैं, तो इन दोनों का आपस में आमना-सामना हो जाता है। अब इनको माफ़ करने की जो फ़ाइल है, वो विजय लक्ष्मी पंडित जो उस वक़्त की गवर्नर थी उनके पास जाती है। जैसे ही उनके पास इनकी फ़ाइल जाती है भाई प्रताप की, तो फिर ये कहती हैं कि जब मैं भाई प्रताप को अगर माफ़ करूँगी तो फिर मैं नानकशॉ जो नानकशॉ जो हैं मानेकशॉ उनको भी मैं माफ़ करूँगी। तो फिर दोनों कम्युनिटी आपस में बैठती हैं और ये ऐसी चीज़ हो गई थी कि दोनों कम्युनिटी को जो बातें थी वो बराबर हो गई थी कि या तो फिर भाई प्रताप हैं उनको भी उम्र कैद की सज़ा या कुछ लंबी सज़ा हो जाएगी और जो मानेकशॉ नानावती हैं वो तो जेल में हैं ही। तो फिर दोनों कम्युनिटियों के जो बड़े लोग होते हैं वो आपस में बैठते हैं और आपस में बैठ के वो समझौता करते हैं कि माफ़ कर दिया जाए। तो फिर जो लक्ष्मी पंडित होती हैं गवर्नर, वो एक तारीख तय करती हैं 1964 मार्च 3 मार्च 1964 का वो दिन तय करती हैं तारीख कि इस तारीख में दोनों को माफ़ कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट तक ये चीज़ें जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट पे भी ये डॉक्यूमेंट और ये इस तरीके की चीज़ें पहुँच गई थी कि जो जिसका कत्ल हुआ था उसकी जो बहन है उसने भी एक लेटर लिखा है, उसमें लिखा है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि अगर मानेकशॉ नानावती को माफ़ कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट भी अब इसमें फिर दखल देना बंद कर देता है और उसको माफ़ कर दिया जाता है। 3 साल की तकरीबन सज़ा उनकी कंप्लीट हो जाती है, 3 साल वो जेल में रहते हैं और फिर उनको माफ़ कर दिया जाता है। 5 मार्च 1964 को मानेकशॉ नानावती को जेल से रिहाई मिल जाती है, वो माफ़ होकर बाहर आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल मुंबई में बिल्कुल गुमनाम हो जाते हैं, किसी का सामना नहीं करते और लोग उनको ढूँढते भी हैं लेकिन उनका कुछ अता-पता नहीं चलता। इसी दौरान खबर मिलती है कि 28 मार्च 1964 को मानेकशॉ नानावती मुल्क छोड़कर कनाडा चले गए हैं। यहाँ पे उनके लिए इशू भी थे। नेवी चूँकि चाहती थी, नेवी के जो ऑफिसर्स थे कि वो एक काबिल अफ़सर हैं, उनकी नेवी में एक बड़ी अप्रोच थी, बड़ा उनका ओहदा था, लेफ्टिनेंट कमांडर थे और उनकी अच्छी सेवाएँ थी, तभी जो नेवी के लोग थे। लेकिन वो यहाँ रहना नहीं चाहते थे और वो कनाडा शिफ्ट हो गए अपने तीनों बच्चों और अपनी बीवी के साथ। उसके बाद ऐसे गुमनाम हुए कि इस मुल्क में वो कभी लौटकर वापस नहीं आए। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ लोग मानेकशॉ नानावती को भूल गए और फिर 2003 में एक खबर आती है कि मानेकशॉ नानावती जो है, वो उनकी डेथ हो गई है, वो इस दुनिया से चले गए हैं। तो आज की हमारी जो ये कहानी है, उनकी जो फैमिली है, वो आज भी वहीं पे सेटल है, लेकिन वो इस मुल्क में ना आते हैं, ना जाते हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो फैमिलीज़ है पूरी, वो वहीं सेटल है। हाँ, 2003 तक मानेकशॉ नानावती और सिल्विया दोनों साथ रहे और सिल्विया उनकी डेथ के बाद भी ज़िंदा थी।
तो ये एक ऐसी कहानी थी कि इस मुल्क में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी कत्ल के लिए किसी प्राइम मिनिस्टर को किसी सामने आना पड़ा हो, मीडिया को फेस करना पड़ा हो और उन्होंने उन कातिल की एक्सपोर्ट की हो। उनको छुड़वाने के लिए गवर्नर ने पूरे तरीके से ये कहा हो कि अगर मैं किसी को माफ़ करूंगी तो फिर उस कातिल को भी मैं माफ़ करूंगी। तो मानकशा नानावती अभी इस दुनिया में नहीं है और उनकी जो फैमिली है वो कनाडा में पूरी तरीके से सेटल है। तो आज की कहानी हम यहीं ख़त्म करते हैं और अगर आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, प्यार करते हैं तो फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए और जो कमियाँ ख़ामियाँ आप हमारी वीडियोज़ में देखते हैं, आप कमेंट के ज़रिए से हमें ज़रूर बताइए। मेल के ज़रिए से, कॉन्टैक्ट के ज़रिए से आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। हम आपकी राय का ज़रूर ख़्याल रखेंगे।